शानपुर एक छोटा लेकिन जीवंत शहर था, जहां केशव अपनी पत्नी गीता और 4 बच्चों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक दिन केशव और गीता का एक अपघात में देहांत हो गया। बेचारे केशव और गीता के चारों बच्चे सड़क पर आ गए। भैया, क्या हुआ बेटा? क्या अब माँ और बाबा हमें कभी नहीं मिलेंगे? हाँ भैया, क्या सच में हम माँ और बाबा को फिर कभी नहीं मिल सकते? दुर्भाग्य से यही सच है। भैया, मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता। मैं माँ और पापा के बिना नहीं जी सकता। गोलू ऐसा नहीं बोलते। माना कि माँ और पापा हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से हार गए तो ये उन दोनों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ भैया, सही कहा है गोलू ने। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हाँ, और सामने आए संकट का डट कर सामना करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा मेरी 2 छोटी छोटी बहनों ने। गीता और केशव के जाने के बाद राज ने पढ़ाई छोड़कर घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। वो अपनी बाबा की तरह दिन रात मेहनत करता। आगे जाकर मीनू, टीनू और गोलू के पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ने लगा। वो जो पैसे कमाता उससे घर और उन तीनों की पढ़ाई का खर्चा निकलना मुश्किल हो चुका था। मीनू, टीनू, गोलू, ये सब क्या है? क्या हुआ भैया? तुम तीनों पिछले 1 हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं जा रहे? भैया, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और मेरी भी। लेकिन मुझे तो तुम तीनों एकदम ठीक लग रहे हो। रोज खेल रहे हो, घर के काम कर रहे हो। तो फिर हुआ क्या है? बस बहुत हुआ। तुम तीनों डॉक्टर के पास चलो। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम तीनों को आखिर हुआ क्या है। चलो। नहीं नहीं, हमें नहीं जाना। तो सच बताओ कि आखिर बात क्या है? राज के पूछने पर मीनू अपने बैग से एक पर्ची निकालती है। राज उस पर्ची को पढ़ता है, जिसमें लिखा था कि मीनू, टीनू और गोलू को स्कूल से बेदखल कर दिया गया है। ये सब पढ़कर राज को काफी दुख होता है। तुम तीनों ने ये बात मुझसे छुपा कर क्यों रखी? क्योंकि भैया, हम जानते हैं कि आप बड़ी मेहनत से हम तीनों को पढ़ा रहे हैं। और अगर हम आपको ये बताते तो आपको बहुत दुख होता। हम आपको और दुखी नहीं देखना चाहते भैया, इसलिए मिलकर ये तय किया है कि अब से हम भी छोटा मोटा काम करेंगे, आपका हाथ बटाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे होते हुए तुम ये सब नहीं करोगे। भैया, माँ और बाबा के बाद आपने हमारे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी और काम करना शुरू कर दिए। अब ये हमारी बारी है कि हम आपकी थोड़ी मदद करें। लेकिन तुम्हारी पढ़ाई पढ़ाई फिर शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें आपकी मदद करने दीजिए। गोलू और बाकियों की बात सुनकर राज भावुक हुआ। अपने छोटे भाई बहनों की परिपक्वता देख काम के लिए हाँ कर दिया। स्कूल से निकाल दिए जाने के बाद गोलू कैफे में और मीनू, टीनू लाइब्रेरी में काम करने लगे। दिन बीतते गए। गोलू, मीनू और टीनू की वजह से राज के सिर से जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा कम हो चुका था। राज इस बात से खुश नहीं था कि घर की वजह से उसके भाई बहनों की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। एक दिन राज, गोलू, मीनू और टीनू काम के लिए निकल रहे थे। वो चारों बहुत देर से बस स्टॉप पर बस के लिए वेट कर रहे थे। तभी उन सब की मुलाकात उनके पुराने टीचर रजत से हुई। अरे बच्चों, मुझे पहचाना? टीचर, आप यहाँ कैसे? दरअसल 1 हफ्ते पहले ही मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ और अब यहाँ से स्कूल जा रहा हूँ। वैसे बच्चों, तुम सबने अचानक स्कूल आना बंद क्यों कर दिया? रजत की इस सवाल पर बच्चे शर्मिंदा हो गए और कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन राज ने रजत को सारी बातें बता दी। घोंसले के भीतर 2 नन्हे बच्चे, चिंकू और पिंकू, भूख के मारे बिलख रहे थे। मम्मा, भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा मम्मा? पेट में कुछ नहीं है मम्मा।
कुछ ला दो ना। चिकी की आंखें भर आईं। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे बताऊं कि बारिश शुरू हो गई है, लेकिन मेरे बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं जाता। भीगूंगी, गिरूंगी, चाहे जो हो, लेकिन इन्हें भूखा नहीं देख सकती। रुको मेरे लाल, मम्मा कुछ ले आएगी, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। परंतु एक बात याद रखना, जब तक मैं नहीं आऊं, घोंसले में से बाहर भी मत देखना। हाँ, बाहर भी मत निकलना, समझ गए ना? अब इन दो बच्चों की माँ घर पर नहीं थी और बच्चे घोंसले में अकेले थे। उनके लिए यह पहली बारिश थी जो उन्हें किसी अजूबे से कम नहीं लग रही थी। चिंकू बार बार गर्दन बाहर निकालकर देख रहा था। अरे ओ पिंकू, सुन रे, ये क्या चीज ऊपर से टपक टपक गिर रही है? कोई रो रहा है क्या? पिंकू घोंसले के कोने में दुबक कर बैठा था। अबे मूर्ख, रोने की आवाज नहीं है ये, बारिश है बारिश, आसमान बरस रहा है। पर ये आवाज कितनी डरावनी है। और पानी, इतना सारा पानी कहाँ से आता है रे? मत देख बाहर, मम्मा ने कहा था बिजली चमकी तो घोंसले समेत भस्म हो जाओगे। चिंकू सहम गया। हवा के साथ पानी की बौछारें घोंसले तक पहुंचने लगी थीं। दोनों भीगने लगे। मम्मा कब आएगी पिंकू? भूख लग रही है यार, और डर भी। पिंकू कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में चिंता थी। मम्मा ने कहा था कि अगर मैं देर से लौटूं तो घबराना मत, चुपचाप बैठे रहना। डर से बड़ा कोई शिकारी नहीं होता। चिड़िया खाना लेने के लिए चली जाती है। चिकी चिड़िया को जंगल में कुछ गेहूं मिले। उसने वो गेहूं को अपनी पतली टांगों से पकड़ा और तेज बारिश में फिर से बच्चों के पास लौटने की ठान ली। बारिश और हवा में अपना जोर दिखाना शुरू कर दिया था। उसे ना चाहते हुए भी एक पेड़ की डाल पर बैठना पड़ा। हे राम, बच्चे अकेले हैं, घोंसला खुला है और ये बारिश बढ़ती ही जा रही है। यदि बारिश थोड़ी सी भी कम हो तो मैं सीधी दौड़ती हुई उड़कर अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊंगी। तभी बगल की डाली पर टोनी तोता फुर्र से आकर बैठा। अरे टुनी बहन, तू यहाँ क्या कर रही है इस तूफानी बारिश में? तुम्हें होश भी है कि बच्चे अकेले हैं? टोनी भाई, क्या करूं, उड़ नहीं पा रही, पंख गीले हो गए हैं। बहन, कल की बात बताऊं, मैं कबूतर बहन के घोंसले के पास से जा रहा था। क्या हुआ वहाँ? बहन, एक सांप आया था, बहुत लंबा और काला, चुपचाप डालियों के पीछे पीछे सरकता हुआ सीधा घोंसले तक पहुंच गया। फिर किसी ने देखा नहीं? मैंने देखा, मैं ऊपर ही उड़ रहा था। जब देखा कि सांप कबूतर के बच्चों के ऊपर झपटा, मैं चीखा जोर से, सांप सांप! सब पक्षी इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो दो बच्चों को निगल गया बहन। चिकी सन्न रह गई। टोनी का चेहरा भावुक हो उठा। और जब कबूतर बहन आई ना, वो तो जैसे पगला गई थी। अपने घोंसले के पास आई तो देखा कि एक बच्चा खून से लथपथ पड़ा है और दो तो दिख ही नहीं रहे थे। वो बार बार पुकार रही थी, मेरे बच्चे, मेरे लाल, कहाँ चले गए तुम? उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। अपने बचे हुए एक बच्चे को उसने पंखों में दबा लिया और फिर चुपचाप बैठ गई, जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो उसकी। मैं बता नहीं सकता कितना दर्द था उस माँ की आंखों में। टुनी की आंखें भर आईं। टोनी बोला, तू समझ रही है ना बहन, ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, भूख से तड़पते शिकारी भी लाती है। जल्दी निकल, पेड़ों की आड़ लेकर जा, मत रुक अब। चिकी चिड़िया उड़ती है और अपने घर की ओर जाती है।